अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। इमरान खान ने शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद से मुताल्लिक बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उन्होंने दावा किया कि शहबाज गिल पर तशद्दुद में जिनसी ज्यादती भी शामिल है। शहबाज गिल को तोड़ने के लिए जलील किया गया। मेरे पास मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि उसने कोई तशद्दुद नहीं किया, मगर मेरा सवाल यह है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किसने किया। अवाम में और हमारे जहनों में एक ख्याल है कि इतना भयानक तशद्दुद कौन कर सकता है। याद रखें, अवाम रद्द-ए-अमल देंगे। जिम्मेदारों का पता लगाने और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान की ट्वीट के बाद वो अपने चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल से मुलाकात के लिए पिम्स अस्पताल पहुंचे। उन्हें इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की जानिब से शहबाज गिल से मिलने की इजाज़त नहीं मिली। वो गाड़ी पर सवार होकर वापस जाने से पहले मीडिया के सामने आए और मीडिया से बात करते हुए इमरान खान ने अपने कारकुनान को कल बाद में रैली निकालने की कॉल दे दी है। उनका कहना है कि कल वो शहबाज गिल और फिर आज़ादी इजहार राय से मुतालिक एक रैली निकालेंगे। इसके बावजूद पुलिस ने हमारा रास्ता रोका, शहबाज गिल से नहीं मिलने दिया। ये कि कल इस्लामाबाद में मैं रैली निकाल रहा हूँ शहबाज गिल के लिए। इससे पेशतर आज सुबह शहबाज गिल को पिम्स अस्पताल से अदालत में पेश किया गया। पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को अदालत में पेश करने के लिए जब पुलिस लाई तो वो व्हील चेयर पर मौजूद थे। उनका मास्क हटा हुआ था। शहबाज गिल मास्क के लिए आहो बुका करते दिखाई दिए कि मेरा मास्क मुझे दे दे, खुदा का वास्ता है। अदालत में दौरान समाअत भी शहबाज गिल बार बार मास्क मांगते रहे, जिस पर अदालत ने उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क फराहम करने की हिदायत की, जिस पर मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर अदालत में पहुंचाया गया। शहबाज गिल को अदालत में पेश करते हुए क्या मनाजिर थे, जरा वो मनाजिर भी आपके सामने रखता है। शहबाज गिल धाड़े मार मार कर रो रहे थे कि मेरा मास्क उतार दिया गया, खुदा का वास्ता मुझे मेरा मास्क दे दो। अदालत में शहबाज गिल को पेश किए जाने के तरीक़ाकार पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि हिरासत में तशद्दुद का मकसद इमरान खान के खिलाफ शह को तोड़ना है। शहबाज गिल पर जिस तरीके का तशद्दुद किया गया वो ना तो दिखाने के काबिल है और ना बताने के। गेट इमरान का सिलसिला शुरू का वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेरहमाना और फाशिस्टों की तारीख का सबसे बड़ा बेरहमाना ऑनस्लॉट है, जिसके लिए उन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया। कौमी आदाब बोलने के दरमियान हायल ना होते मेरे, और शरई इखलाकियात आड़े ना आ रही होती, रास्ता ना रोक रही होती, तो वो मैं जो जुर्म उसके खिलाफ किया गया है वो मैं आपको जरूर बताता हूँ। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी कमर ज़मान कायरा ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इमरान खान शहबाज गिल को मिलने नहीं, जत्थे लेकर अस्पताल हमलावर होने के लिए जा रहे हैं। इमरान खान ने इदारों के खिलाफ महाज खोल रखा है, बार बार फौज को मावराए आइन इकदामात की दावत दे रहे हैं। कमर ज़मान कायरा इस मुतालिक क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपके सामने रखता है। के साथ तहकीक कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम को यह सोचना होगा, खान साहब अपने मुखालिफिन की किरदार कुशी कर रहे हैं, अपने किए हुए सारे जो जुर्म हैं उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब भी कोई इदारा उनकी साफ तहकीकात करता है तो उस पर हमलावर हो जाते हैं। कमर ज़मान कायरा पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंजूर के हमरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इससे पेशतर इसी जगह पर मरियम औरंगजेब साहिबा आई और उन्होंने शहबाज गिल पर तशद्दुद को ड्रामा करार दे दिया। आप कहते हैं मुझे एजेंसियां ब्रीफिंग दे रही थी, आपको शर्म नहीं आती? 22 साल आप लोगों पर इल्जामात लगाते रहे, लोगों की बेटियों को, लोगों की बहनों को, लोगों की माओं को गिरफ्तार करते रहे, हथकड़ियां लगाते रहे, सजाए मौत की चक्कियों में रखते रहे, डेथ सेल्स में रखते रहे, और कहते हैं मुझे तो एजेंसियां कह रही थी ये चोर है। कुर्सी हिल जाती है, इक्तदार चला जाता है, तो इतने घटिया हो कि अदारों के अंदर अपने चीफ ऑफ स्टाफ की जबान से बगावत और म्यूटनी की कॉल्स दिलवाते हो। इक्तदार का इतना हवस। आज सुबह जब शहबाज गिल को अस्पताल से डिस्चार्ज करने के बाद पुलिस ने ड्यूटी जज जुडिशल मैजिस्ट्रेट राजा फरूख अली खान की अदालत में पेश किया। दौरान समाअत पुलिस के तफ्तीशी अफसर की जानिब से शहबाज गिल के मजीद 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, जिस पर अदालत ने पूछा कि पहले 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर क्या हुआ था, आप 8 दिन की दरख्वास्त क्यों ले आए हैं, आप शहबाज गिल का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड क्यों मांग रहे हैं। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद शहबाज गिल से उनके वकला को मिलने की इजाज़त दी और पुलिस की जानिब से मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज किया और बाद में ये महफूज शुदा 8 सफ़ाती फैसला भी सुनाया गया है। जुडिशल मैजिस्ट्रेट राजा फरूख अली खान ने पहले से महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि शहबाज गिल की हालत ठीक नहीं है, उन्हें पीर तक पिम्स अस्पताल में रखा जाए और उनका दोबारा मेडिकल कराया जाए।
समाअत के बाद अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया। अब इस वक्त शहबाज गिल हॉस्पिटल में मौजूद है, अदालती अहकामात पर मौजूद है। अदालत की तरफ से दौरान समाअत की एक ऑब्जर्वेशन पास की गई कि अभी तक उनका जो फिजिकल रिमांड है वो शुरू नहीं हुआ है। अब ये मामला पीर के रोज़ यकीनन इस्लामाबाद के अंदर भी ऑलरेडी ये मैटर सब जुडिस है। इस केस पर समाअत होगी और उसके बाद ये फेट डिटरमिन होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर आजम सवाती साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करेंगे। सवाती साहब, मेरा सवाल आपसे बड़ा सादा सा है। आज जिस वक्त एम्बुलेंस से उतार कर शहबाज गिल साहब को अदालत ले जाया जा रहा था तो खबर आई कि वो धाड़े मार मार कर रोते रहे और फिर जो फुटेज है वो भी काबिल रहम है, वो मंजर देखा नहीं जा रहा है। क्या बात है, शहबाज गिल साहब अंडर प्रेशर हैं या कोई वाकई इस्तेमेटिक अटैक आया है, कोई अस्थमा का प्रॉब्लम है उनको? नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ना कि अगर आप इसको नहीं समझते, कोई और नहीं समझता, तो मेरा ख्याल में फिर हम किसी गलतफहमी के शिकार हैं। हर आदमी समझता है। एस्टैब्लिशमेंट में कौन था सर कि ताकत और हुक्मरानी उनके, सुन लेना जी, ज़रा सुन तो लेना जी, ताकत और हुक्मरानी उनके हाथ में थी, यह हकीकत है। मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन को किसने जो है मेरी मौजूदगी के अंदर, जब मैं पार्लिमानी अमूर का वजीर था, तो किसने उसको मुकर्रर किया वहाँ पे और किसने हमें ये छोटी दी कि आदमी EVM भी कराएगा, पाकिस्तानी के जो बाहर ओवरसीज़ के वोट है वो भी करेगा और एक गैर जानबदार फ्री फेयर इलेक्शन कराने के लिए। माजरत के साथ ये सारे राज तो आप आज खोल रहे हैं ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी और के इमाम पर अपॉइंट किया गया। ये आप आज बता रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज साहब ने अगर रेफरेंस बनाया तो रेफरेंस गलती की बुनियाद पर था और आपने नहीं बल्कि किसी और के कहने पर बनाया गया। ये आप आज कह रहे हैं कि नैब आपके हाथ में नहीं था, नैब अगर आपके हाथ में होता तो 15-20 लोगों से अरबों रुपए रिकवर करा लेते। ये आप आज बता रहे हैं, यानी एतराफ कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत बैसाखियों के सहारे आई थी। सर गुजारिश ये है, मैं इंतहाई एहतराम के साथ जो है आपके जो नाजरीन वीवर हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आज भी हम कहते हैं तो चीज़ों को दुरुस्त होना चाहिए ना। मैं खुद चेयरमैन नैब के पास गया हूँ और वहाँ हालत ये थी और ओपन एंड शट केस थे, मैंने नहीं बनाया। उनके पास सारी वो चीज़ थी जो मैं एक कंप्लेनेंट की हैसियत से उनकी मदद करने के लिए गया कि ये देखें, इस आदमी ने, नाम है उसका अकरम दुरानी, नाम है उसका कैप्टन सफदर, कि एक आदमी जो 1996 से 2003 तक 55 लाख रुपए, यह आज भी रिकॉर्ड है इलेक्शन कमीशन के अंदर, 55 लाख रुपए उसकी एक्चुअल मालियत अपनी जो एसेट्स की बताता है। आज 15 अरब के कैसे हो गए? उसको परसू करने के लिए मैं 3 मरतबा जो है जावेद इकबाल साहब को जाके मिला हूं। मजबूरी क्या थी? मैं यही तो इमरान खान ने आपको बताया। वैसे सवादी साहब सादा सा सवाल है, आपने कहा, इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ ये कहा कि ISI उनको ये सारी इंफॉर्मेशन दे रही थी, उनके कहने पर ये कुछ हो रहा था। क्या अपनी डोमेन में रहकर काम कर रहा था जो भी कर रहा था? और क्या फिर इस बयान के एट दिस पॉइंट इन टाइम देने से वो जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात उस वक्त की जा रही थी उसका तासुर मजीद गहरा नहीं हो रहा? नहीं सर, देखें ना, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन मैं तो 2003 से देख रहा हूं। इस निज़ाम को देखें, ख़त्म होना चाहिए जमहूरियत में। अगर हमने जमहूरी निज़ाम को, देखें ना, इमरान खान ने तो किसी को विक्टिमाइज नहीं किया ना। इमरान खान ने ISI को या किसी और महकमे को तो नहीं कहा कि इस आदमी के ऊपर केस बनाएं। केस तो इनके अपने बने हुए थे, हर आदमी की फाइलें इनकी अपनी हैं। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 25 साल में अमेरिका में रहा हूं, ये किसी और मुल्क में नहीं है। राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन का मुकदमा बना दिया गया, आपने कहा हमने नहीं बनाया, कोई और कर रहा था। आपकी हुकूमत आपकी नाक के नीचे हो रहा था सर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो इमरान खान ने बनाया तो गलत बनाया। मैं कहता हूं मैं उसका वजीर रहा हूं, NF ने बनाया है। मैं उसके बाद जो आपने नाम लिया है उसी महकमे का एंटी नारकोटिक्स का वजीर रहा हूं। मैंने वो फाइल खुद देखी है। अगर आपका ये ख्याल है कि उस वक़्त के वजीर ने बनाया है तो मैं आपको हल्फियन कहता हूं कि गलत कह रहे हैं। अगर आप ये कहना चाहते हैं, मैं आपको बिल्कुल वजाहत के साथ कह दूं, कोई डर खौफ तो है नहीं ना जी, कम से कम मुझे नहीं है जी। मैं आपको ये कहता हूं कि अगर इमरान खान ने कहा है तो मैं हल्फियन कहता हूं कि ये झूठ है।
तो स्वाति साहब फिर अल्जीरियन कहता हूं। शहरयार अफरीदी साहब को ऐसा किसने नहीं है। वीडियोस दिखाई थी और शहरयार अफरीदी साहब कस्में क्यों दे रहे थे? मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी सर, दे रहे थे, मैं बाहर आपको- प्रेस मैं कॉन्फ्रेंसेस आपको में भी बता कह रहे रहा थे। हूं। मैं बिल्कुल ऐसा देखें, आप जो है क्यों शक कर रहे हैं? मैं आपको हल्फियन कहता हूं कि शहरयार अफरीदी ने वो केस नहीं बनाया। मैंने जो है आते वक्त जो है फिर एनएफ से पूछा और उन्होंने कहा ये सच्चा केस है। मैं आपको बता रहा हूं। यानी सर शहरयार अफरीदी साहब उस मुझे वक्त तो सबूत कम से कम देखे जो है बगैर सबूत देखे बगैर सिर्फ ज़बानी कलामी बातों के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और हल्फिया ये सब कुछ कह रहे थे। सर सबूत था, पूरा उसका रिकॉर्ड था। सर आप क्या कहते हैं कि भाई वो बगैर सबूत के जो ये बात कर रहा था? मैं आपको ये कह रहा हूं कि पूरा उसका रिकॉर्ड था। मैं बहसीयत वजीर हूं, अगर कोई एक्सीडेंट होता है किसी रेलवे का या पार्लिमानी अमूर के अंदर जो है कोई बिल जो है इधर से उधर हो जाता है और मुझे कोई आके कहता है, मैं आखिर एक मेरी अपनी भी तो इज्जत है, अपनी भी साख है ना। और इससे पहले कभी मैंने आपके इस प्रोग्राम से पहले मैंने कभी इस मौजूद पर बात भी नहीं की। स्वाति साहब आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ था, अगर आपका थानेदार, लेकिन आप उसको एस्टैब्लिश नहीं कर सके, अदालत के सामने प्रूव नहीं कर सके, वो एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सके। आज इमरान खान साहब ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर के ऊपर इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि मेरे पास सारे एविडेंस मौजूद है कि शहबाज गिल पर जिस्मानी तशद्दुद हुआ है, लेकिन आप अभी तक कोई सबूत पेश नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं कि हमारे पास एविडेंस है, आज भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया गया। सर इससे बढ़ के क्या सबूत हो सकता है? मुझे बताएं कि मुझे यहां से उठा के आप लेके जाएं, मेरे कपड़े उतार दें और फिर जिस तरीके से जो है मुझ पे तशद्दुद करना चाहें कर लें। अब फिर मुझसे कहते हैं कि मैं आपको सबूत दूं। आप कह रहे हैं कि हमारे पास एविडेंस है। शहबाज गिल साहब जो है जिस तरह उन पर मुजालम किए गए हैं, आपको यकीन नहीं है? आपने उनकी हालत को नहीं देखा, हालांकि नौजवान है वो, आपने उनकी हालत को नहीं देखा। सर अगर वो है तो क्यों है? स्वाति साहब अदालत तो सबूत मांग रही है। सवाल आपके लिए पैदा होता है, आपके विवेक के लिए पैदा होता है। पिम्स में जो ज्वाइंट मेडिकल टीम है उसने जो रिपोर्ट बनाई उसके अंदर कोई तशद्दुद प्रूव नहीं हुआ। उसमें पता चला कि इनको अस्थमा का इशू है। अगर कोई सबूत एविडेंस है ऐसा कि खुदा न खास्ता उनके कपड़े उतारे गए हैं, उन्हें तशद्दुद किया गया है, ब्रूटली टॉर्चर हुए हैं, तो कोई एविडेंस रखना पड़ेगा ना। अदालत तो सबूतों की रोशनी में काम करती है। मुझे ये बताया ना जी, यही वो मामलात हैं कि जिसकी तरफ जो है आप और मैं सोचने के ऊपर मजबूर हैं। आप मुझे लेके जाते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं ही जो है उसको जो है प्रूफ करूं, जबकि मेरे पास निहते हाथ जो है मैं आपको क्या लेकिन होंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जो रिपोर्ट पेश की गई है वो उन्हीं के लोगों ने पेश की है। और आज सेनेट के अंदर जो है हमने बड़ी वजाहत के साथ ये बताया है, बड़ी वजाहत के साथ बताया है, और उसी रिपोर्ट को जो है पढ़ के बताया है कि उस रिपोर्ट से भी कम से कम जो है हमारे जो गुमान समझें, हकायक समझें, वो हकीकत वो सामने जो है आपके आती है और आपके व्यूअर के सामने। सर सब गुमान तो अलग बात है, हकीकत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने बड़ा संगीन नौयत का इल्जाम लगाया। वो कह रहे हैं कि शहबाज गिल को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया है, सेक्सुअली अब्यूज किया गया है। ऐसा हुआ है? सर मैंने वो अल्फाज नहीं सुने जो आप कह रहे हैं। ट्वीट किए उन्होंने अभी कुछ ही देर पहले। इमरान खान की मुंह से मेरी अच्छा मैंने वो नहीं सुने फिर, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, लेकिन आपके पास मालूमात है ऐसी? बिल्कुल बता दूं कि सर मेरे पास ये जो आप पर्टिकुलर बात कर रहे हैं वो नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि उनके उन आज़ा पे हमें बताया गया है, उनके उन आज़ा के ऊपर जो है वो तशद्दुद के निशानात थे। तो ये बड़ा मकसद ये है कि हम जिस तरफ इस मुल्क को लेके जा रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसको ज़्यादा कुरेदने से और ज़्यादा जो है नफ़रत लोगों के दिलों में होगी कि ये कैसा मुल्क है, किस तरफ लेके जा रहे हैं। क्या कोई कानून आइन इस बात की इजाज़त देता है? क्या PMD के जितने बड़े बड़े लीडर थे उन्होंने खुदा न ख्वास्ता इससे बढ़ के और ज़्यादा बातें जो है नहीं की? हम कहते हैं कि अच्छी बातें नहीं है, लेकिन हमें अब हकीकत की तरफ जाना चाहिए कि क्या इससे रियासत पाकिस्तान को, इन सारे इदारों को फ़ायदा होगा या नफ़रतें बढ़ेंगी।
लोगों के दिलों में शुबात पैदा होंगे। जी बिल्कुल स्वाति साहब, मेरा ख्याल है कि इससे सीखने की जरूरत है, पैदा होंगी। तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को सीखने की जरूरत है। और माजी में भी जो शहबाज गिल साहब के स्टेटमेंट्स कोट किए जा रहे हैं, पूरा मीडिया दिखा रहा है कि माजी में वो यही स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, तो यकीनन उस पर भी नजरसानी की जरूरत है। आज जो कुछ हो रहा है काबिल मजम्मत है। माजी में जिस किसी ने किसी की बीमारी का मजाक उड़ाया, बेगम कुलसूम नवाज की बीमारी का मजाक उड़ाया गया, या किसी की कमर दर्द कमर तकलीफ का मजाक उड़ाया गया, या किसी की मेडिकल रिपोर्ट्स को यूं हवा में उड़ा दिया गया, ठट्ठा हुआ, मजाक हुआ, तो उसको भी उस पर भी नजरसानी होनी चाहिए। आप एग्री करते हैं इससे? बिल्कुल होनी चाहिए। देखें, किसी के साथ इस किस्म का बोंडा मिजाज जो वो दुरुस्त नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि अगर शहबाज गिल का जो बयान था वो हमारी हुकूमत की पॉलिसी या इमरान खान की पॉलिसी का हिस्सा नहीं था, और उसने जो कुछ भी कहा है वो पाकिस्तान का जो इदारे हैं, जो सबसे बड़ी अदालत है, उसके सामने जवाबदेह है। और ये अदालत का काम है कि उसको टेस्ट करे उन हालात और फैक्ट्स के मुताबिक जिस तरह उसने बयान दिया है। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन सर। जी बहुत शुक्रिया। सेनेटर आजम सवाती साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे यहाँ सियासत, अखलाकियात और मईशत कैसे दिवालियापन के दहाने पर हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ऐवान इक़्तिदार में खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं कि मेरे मुहिब्बे वतन सियासतदानों ने गद्दारों, गैर मुल्की एजेंडे पर मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वाले एजेंटों के चेहरे बेनकाब कर दिए हैं। अपनी सियासत की अजीम कुर्बानी देकर रियासत बचा ली है। खुशी तो इस बात की भी है कि 13 जमातों की मखलूत हुकूमत ने फितने का सर कुचलने के लिए जितनी जाफिशानी और अरक्रेजी से दिन रात एक किया, उसके नताइज तवक्को के मुताबिक जाहिर हो रहे हैं। जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वलवला अंगेज़ क़यादत में 61 वज़ीरों, मुशीरों और माविनीन खुसूसी ने दम तोड़ती मुल्की मईशत को जिस तरह वेंटिलेटर से उतार कर अपने पाँव पर खड़ा किया है, अवाम उनकी कदम बोसी का शर्फ हासिल करने को बेताब दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी खुशी और काबिल फ़ख्र कामयाबी जिस पर मौजूदा हुकूमत सोने में तोलने के काबिल है कि उन्होंने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है। लेकिन हमें इंतहाई दुख और अफसोस है कि हुकूमत के अजीम कारनामों की जो दास्तान हमने अभी आपको सुनाई है, ये भी एक ख्याली कहानी है। ये हमारी खाम ख्याली है कि हम दिवालिया होने से बच गए हैं। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, हम दिवालिया हो गए हैं। हम सियासी तौर पर दिवालिया हुए हैं जब सियासतदानों ने एक दूसरे पर इतना कीचड़ उछाला कि अपने कपड़ों पर छींटों की भी परवाह ना की। एक दूसरे के खिलाफ इतना जहर उगला कि आस्तीन के जहरीले सांपों ने भी तौबा कर ली। अपनी सियासत चमकाने के लिए मुखालिफिन पर ऐसे इल्जामात लगाए कि अवाम का एतबार ही उठ गया। एक दूसरे को चोर, डाकू, करप्ट साबित करने के लिए वो हथकंडे आजमाए कि मक्कारी और अय्यारी का तमगा और इम्तियाजी निशान हमारे ही सीने पर सजा। बगावत के सर्टिफिकेट तकसीम करने वालों के हुजूम ने मुहिब्बे वतन की पहचान ही खत्म कर डाली। जब राहबर और राहजन का फ़र्क ख़त्म कर दिया जाए तो माशरे तबाही नहीं होते, सफ़ाए हस्ती से मिट जाते हैं। इंतशार और इंतकाम की आग सब कुछ भस्म कर देती है। मुनाफिकत की कड़वी गोली मीठे जहर की तरह तेज़ी से सारे जिस्म में फैल जाती है और फिर हम यकदिल यकजान सिर्फ मिली नगमों में ही सुनाई देते हैं। हम एक नहीं रहते और हम नहीं रहते। किस तरह से सियासी नेतात का शिकार हुए हम, कैसे सियासी दिवालियापन का शिकार हुए, उसकी तरह हल्की सी एक झलक आपके सामने रखता है। ना इसने बिजनेस ईमानदारी से की, ना ये इलेक्शन ईमानदारी से लड़ता है, ना इसने आज तक सच बोला। नवाज शरीफ के चोरी का पैसा उसका इतना ज्यादा था कि वो चाहता था फौज को कंट्रोल कर। सबसे बड़ा तारीख का डाका साबित हो गया इमरान खान का, सबसे बड़ी तारीख की चोरी साबित हो गई, सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई। गैर मुल्की एजेंडा ही आप पाकिस्तान में नाफिज करेंगे ना, जो कानून और आइन के मुताबिक इसके खिलाफ एक्शन है वो फौरन लें। PTI की सोशल मीडिया टीम ना सिर्फ खुद बल्कि उनकी एआनत जो है वो इंडिया के जो अकाउंट थे सोशल मीडिया के वो भी कर रहे थे, और बाकी और ममालिक से भी उनको इमदाद जो है इस तरह की मिल रही थी सोशल मीडिया पे। पाकिस्तान से 529 अकाउंट्स थे, इंडिया से 18 अकाउंट और दूसरे ममालिक से 33 अकाउंट थे, और ये मुख्तलिफ नामों के ऊपर अकाउंट चलाते रहे। और ये इन्वेस्टिगेशन जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने जो है इख्तिताम पे पहुंच रही है। एक दूसरे को गद्दार साबित करने, बागी साबित करने की भरपूर कोशिश की गई। मईशत के दिवालियापन का शिकार होने पर तो सर बाद में पीटेंगे, पहले ज़रा अपने सियासी रहनुमाओं के अखलाकी दिवालियापन पर सफ़े मातम बिछा लें। जब बुनियादें ही खोखली कर दी जाएँ तो सुतून कितनी देर तक इमारत को मुनज़्ज़म होने से बचा पाएंगे।
रियासत के चारों सुतून इतने बोसीदा हो चुके हैं कि इमारत पर जितना भी खुशनुमा रंगो रोगन किया जाए, अंदर से खंडर के मंजर ही पेश करती है। पार्लियामेंट यानी मुकर्रना की कानून साजी मफादात के ताबे है। अदलिया इतनी बेतौकीर कभी नहीं हुई जितनी जुडिशल एक्टिविज्म के बाद हुई। इंतज़ामिया तो दोनों को जेर करने ज़र खरीद गुलाम की मानंद हर हुक्म बजा ला रही है। जो डुगडुगी बजाए उसके सामने नाचने पर कतन शर्मिंदा नहीं होती है। और चौथा सुतून यानी मीडिया, वो अपनी असल जिम्मेदारियां भूलकर सियासी जमातों के पीआरओ की जिम्मेदारी निभा रहा है। हम अखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं, अखलाकी तौर पर इतना गिर चुके हैं कि एक दूसरे की बीमारी पर ठट्ठे लगाए जा रहे हैं। दमा और सांस लेने में तकलीफ होने की रिपोर्ट आने के बाद शहबाज गिल की बीमारी को ड्रामा करार दिया जा रहा है। एम्बुलेंस में अदालत लाया जा रहा है, लेकिन कमरा अदालत में उसे ड्रामा करार दिया जाता है। आज से कबल ये सब कुछ तहरीक इंसाफ अपने दौरे हुकूमत में भी कर चुकी है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की एकम कुलसूम नवाज साहिबा की कबल अज़ मर्ग बीमारी पर बदज़बानी हो, या शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के हाथ कांपने का मजाक हो। ये सब कुछ इससे पहले भी होता रहा है जो आज हो रहा है। भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी। अब हम सारे बैठे परेशान सुन रहे हैं कि इतनी बीमारियां एक आदमी को हो सकती हैं। बनी गाला में अखलाकियात से लेकर पैसा बनाने तक और पैसे से कौमी मफादात फरोख्त करने तक, कौमी राज उगलने तक जो चीजें हैं इस तोते को इल्म है। एक रात जेल में गुजारनी पड़ती है तो पूरी इंतजामिया हिल जाती है। अब माशी तौर पर हुक्मरानों और अशराफिया को तो पता नहीं, लेकिन आम आदमी दिवालियापन का शिकार जरूर हो चुका है, उसका दिवालिया निकल चुका है। महंगा पेट्रोल, महंगी बिजली, महंगी गैस, महंगी अशियाए खुरोनोश ने पाकिस्तानियों का जीना महाल कर दिया। आज ही इदारे शुमारियात की रिपोर्ट आई है जो बिजली बनकर गिरी आम आदमी के ऊपर, बता रही है कि कितने चश्मकुशा इंकशाफात है उसके अंदर, की महंगाई कितनी बढ़ गई है। बाप अपनी बेटियों को ज़िबा करके खुदकुशी कर रहा है सिर्फ इसलिए कि वो अपने मकान का किराया अदा करने से कासिर थे। सरगोदा में नौजवान गुर्बत और बेरोजगारी से तंग आकर आटा चोरी करता है तो मुश्तिल हुजूम उसे पीट डालता है, लेकिन यहाँ हुक्मरान खुशखबरी सुना रहे हैं कि मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया गया है और मुल्क अब श्रीलंका नहीं बनेगा। और अपोजिशन के मुल्क तो श्रीलंका बन चुका है का राग अलाप रही है। इस पर भी सियासत हो रही है। आम आदमी की हालत ज़ार पर कैसे जरा वो भी आपके सामने रखता हूं। के अंदर हालात है, मुझे खौफ ये कि ये महीने नहीं, ये हफ्तों के अंदर हम उस तरफ जा रहे हैं। खौफ है कि ये श्रीलंका की तरफ जा रहा है, जिस तरह वहाँ माशी कोलैप्स हुआ है, मुझे खौफ है हम उस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी का वो हाल पिछले 4 साल में कर दिया है कि इसको वेंटिलेटर पे लेकर ले आए। मईशत के अंदर हम समझते हैं कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जाहिद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जाहिद हुसैन साहब, इस वक्त तो हेडलाइन यही है कि शहबाज गिल पर कोई जिस्मानी तशद्दुद पुलिस कस्टडी में हुआ या नहीं हुआ। स्टार्टिंग ऑफ विद दिस, आपको क्या लगता है कि मैन हैंडलिंग हुई है अंडर पुलिस कस्टडी? मुझे मैंने उनकी रिपोर्ट नहीं देखी है, लेकिन अगर जो बातें आ रही हैं वो किसी भी सियासी इत्यादि के लिए, चाहे कितना कोई भी उस पर इल्ज़ाम हो, इस किस्म का तशद्दुद अगर हुआ है, मैं ये कहता हूँ अगर इस किस्म का तशद्दुद हुआ है तो यकीनी तौर पे बहुत ही ख़राब चीज़ है। और ये मेरे ख्याल पाकिस्तान की सियासत में ये एक तरीक़ेकार रहा है कि जब यानी लोगों को जो मुखालफीन है उनको इस किस्म का जो अगर तशद्दुद होता है, चाहे कोई भी हो, मैं इनकी बातों से इत्तफाक़ नहीं कहता हूँ शहबाज गिल साहब की। और शहबाज गिल साहब ने जो अल्फाज और जो कलमात कहते रहते थे मुख्तलिफ लोगों के बारे में और जिस तरह धमकियाँ देते थे, वो बहुत ही नामनासिब था और मेरे ख्याल उसका कोई जवाब बन के नहीं आता था। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, तो किसी भी अगर आप पे कोई इल्ज़ाम है, कोई इस पे जो है इन्होंने कोई जुर्म किया है, तो उसको जो है एक अदालत में पेश करना चाहिए। और इस किस्म के अगर वाक़यात होते हैं तो ये मेरे ख्याल ये है कि वो सही नहीं होता, चाहे कोई भी हो, किसी के खिलाफ भी हो। मेरे ख्याल ये कि शहबाज गिल साहब को भी समझना चाहिए कि वो पहले लोगों के मुतालिक जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे, जो कैदियों के बारे में, वो भी बहुत गैर मुनासिब था, उनका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन ये है कि इसके बावजूद भी इस किस्म के कोई इक़दामात की तायद नहीं कर सकता है। जी जी बिल्कुल, और बकाफ़ाते अमल कह के भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता अगर ऐसी मैन हैंडलिंग हुई है। आज सर जिस वक्त उन्हें एम्बुलेंस से उतार कर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की अदालत ले जाया जा रहा था तो वो आहू बका शहबाज गिल की सुनी। लगता ये है बज़ाहिर कि वो एस्थमेटिक उनको कोई अटैक होता है, एस्थमा का प्रॉब्लम है, और फिर जैसे बताया गया कि शायद बचपन से उनको एस्थमा का इशू है। लेकिन जो हुआ, जिस तरह से उनको वहाँ ले जाया गया, आपको क्या लगता है ये सब कुछ दिस कॉल्स फॉर सम सीरियस एक्शन, और या आपको लगता है कोई इंटरवेंशन चाहिए इसमें? शहबाज गिल की प्रॉपर जो है वो उस पर पुलिस के कस्टडी के अंदर कोई बेहतर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा?
देखिए, इनको हॉस्पिटल में दोबारा भेजा गया है और अदालत के हुक्म से, और मेरे ख्याल अदालत का फैसला बिल्कुल सही था कि जो है इनका ये जो भी इल्ज़ामात हैं उसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। मेडिकल बोर्ड बैठा है और वही डिसाइड करेगा। लेकिन ये कि अगर और ये भी बात सही हो सकती है कि वो एस्थमेटिक है, तो ऐसे लोगों के लिए एक ज़रूर ये होता है कि जब इस किस्म के हालात होते हैं तो उनको एक अटैक होता है। चाहे तो मेरा ख्याल ये है कि इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी अगर मरीज़ है और किसी चीज़ का भी उन पे जो है एक असर होता है तो उसका जो है ये तरीक़ेकार नहीं होना चाहिए। और ये हम पहले भी देखते रहे, मतलब ये पहली दफ़ा मिसाल नहीं है इस किस्म की कि ये सियासी कैदियों के साथ ये बहुत कुछ होता रहा है इस मुल्क के अंदर, जो कि नहीं होना चाहिए। और मेरा ख्याल ये कि ये सबक सब लोगों के लिए है, ये खुद तहरीक इंसाफ वालों के लिए भी होना चाहिए सबक कि देखें किसी की पहले भी जो वो कहा करते थे मैं फलाने को जेल में डाल दूंगा और फलाने को मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इमरान खान साहब को ये समझना चाहिए कि जो है अगर ये चीज़ें होती हैं और फिर वो मतलब अगर आप इस चीज़ को जायज़ करार देते हैं अपने मुखालफिन के लिए, तो अगर आपके साथ होता है जो कि सही नहीं है तो वो गलत होगा वो। तो मैं ख्याल ये कि शहबाज गिल साहब का बाकायदा जो है मुआयना होना चाहिए, उनको जो है हॉस्पिटल ले जाया गया है, बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल ये डॉक्टर ही रिपोर्ट दे सकते हैं कि क्या जो है उनके ऊपर कोई इस किस्म का तशद्दुद हुआ है जिसके ऊपर जो इमरान खान साहब या और पार्टी के लोग कहते हैं। जी जाहिर है साहब, एक सियासी अदम बर्दाश्त का कल्चर तो है, हमने इमरान खान दौर में भी देखा, उस वक्त भी अपने सियासी मुखालिफिन को इसी तरह बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। क्या ये हुकूमत भी उसी रविश पर चलने के लिए, क्योंकि उस वक्त जब होता था तो कंडेमनेशन होती थी, हम भी इसको कंडेम करते थे, लेकिन आज जब ये हो रहा है तो क्या हुकूमत ने अपने ऊपर होने वाले जुल्म से कुछ सीखा नहीं है, उसी रविश पर चल निकले जिस पर इमरान खान साहब गामजन थे? देखिए, यही तो सबसे बड़ा मसला है कि सियासत को, और ये जो अगर फर्ज के किसी पे भी इल्ज़ाम है तो पूरी अदालत का काम है सजा देना। ये जो है जो ये आपने बात सही की है कि इमरान खान साहब के ज़माने में लोगों पे जो है भी इस किस्म के वाक़यात हो चुके हैं। ये तो बहुत ओपनली धमकी दिया करते थे कि मैं उसको ठीक कर दूंगा और उसके कमरों से सारे ये हटा दूंगा और वो हटा दूंगा। मसला ये है कि एक पूरी एक आपके यहाँ एक सियासत में जो एक अदम या सेंस ऑफ इंटॉलरेंस हो गई है, वो तो उसने मुल्क की पूरी सियासत और जमहूरियत को बहुत सख्त नुकसान पहुंचाया है। और मेरा ख्याल ये है कि अगर किसी ने किया था, फर्ज की इमरान खान साहब ने भी किया था, तो इसका जवाब नहीं बनता है कि अब आपकी हुकूमत वही काम करे जो कि इमरान खान पे वो इल्ज़ाम लगाती रही है। तो इसका मंतकी अंजाम क्या देख रहे हैं, मतलब पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट शहबाज गिल केस, व्हाट इज एंड टू इट सर? बात आती है कि देखें अदालत का काम, अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई इन पे इल्ज़ाम है तो उसको अदालत में पेश किया जाना चाहिए, उन पर मुकदमा चलना चाहिए। और यही एक तरीक़ा होता है जो कि दुनिया भर में जिसमें कहते हैं हम रूल ऑफ लॉ का तकाजा यही है। और ये कहीं भी नहीं होना चाहिए कि उनको पुलिस की तहवील में कोई भी जबर का निशाना हो। मैं ख्याल ये कि वो जो है वो किसी तौर पे भी जो है इंसाफ का तकाजे पूरे नहीं करती है। तो मैं समझता हूँ कि इनको अदालत में ज़रूर पेश करना चाहिए और उन पर जो भी इल्ज़ाम है तो उसके ऊपर जो है उन पर अदालत का काम होगा कि उसको क्या सज़ा देते हैं। लेकिन ये पुलिस का काम नहीं है या किसी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम नहीं है कि उनके ऊपर तशद्दुद करके उनको सबक सिखाने की कोशिश की जाए। सर, प्रोसिक्यूशन टीम का सारा जोर इस वक्त शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड लेने पर है। इससे पहले शहबाज गिल को जब प्रोसिक्यूशन ने पकड़ा तो वो फ़ोन छोड़ दिया गया, शहबाज गिल को उठाकर ले गए, ड्राइवर भाग गया, ड्राइवर पकड़ में नहीं आ रहा है। अब स्टेटमेंट सबके सामने है कि क्या स्टेटमेंट दिया, इमरान खान ने भी उसको कंडेम किया है, उसका कोई जवाब नहीं बनता, वो काबिल मजम्मत है जो स्टेटमेंट दिया। अब रिमांड लेकर प्रोसिक्यूशन या पुलिस क्या करना चाहती है सर? यही बात आती है ना कि मुझे भी नहीं लगता है कि रिमांड की ज़रूरत क्यों पेश आती है जब आपके सामने सीधा साधा एक केस मौजूद है और आप ये कहते हैं कि इन्होंने जो कानून की खिलाफ वर्जी की है या जो है कोई आपने फ़ौज के अंदर कोई तकसीम करने की बात की है, तो उसके मुतालिक क़वानीन मौजूद है, उस क़वानीन के तहत इनका भी जो है वो फैसला होना चाहिए। लेकिन ये जो तरीक़ाकार है वो तो आप किसी तौर पर जायज़ करार नहीं दे सकते। तो सर देखिए, ये हुकूमत, इसके सामने तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इन्होंने कहा कि हम रियासत बचाने के लिए आए हैं, हमारी पॉलिटिकल कॉस्ट है वो हम पे कर रहे हैं, रियासत बचाना हमारा काम है।
अभी बहुत सारे ऐसे रियल इश्यूज हैं जिससे सरफे नज़र हो रहा है। सारे का सारा फोकस हुकूमत का भी, मशीनरी का, इंतजामिया का शहबाज गिल बने हुए हैं। 80 अरब के टैक्सेस लगाकर मिनी बजट आ रहा है। सैलाब ज़दगान मदद के लिए पुकार रहे हैं, उनका अपना प्रॉब्लम है। बिजली के बिलों का बहुत बड़ा इशू है। बेरोजगारी की वजह से हमने वो स्टोरी देखी जिसमें बाप ने अपनी 2 बच्चियों के गले काटकर खुदसोजी कर ली। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत का गवर्नेंस से जो फोकस है वो हट रहा है, शिफ्ट हो रहा है? देखिए, ये बात सही है कि जो हालात आज हैं तो उसमें ऐसे बाद दफ़ा कोई इक़दाम करने की ज़रूरत पड़ती है जिसकी वजह से जो है आपको तकलीफ भी वक्ती तौर पर पहुँच सकती है। लेकिन ये कि बाज़ इक़दाम करने पड़ते हैं। और मसला ये है कि हमारी सियासत में एक और भी है कि माशियात में भी हम सियासत करते हैं और उसकी वजह से जो है मुल्क को बहुत सख्त नुकसान पहुँचता है। और यही देख लें कि जो आज से 6 महीने पहले जो उस वक्त की हुकूमत का जो नैरेटिव था और उस वक्त की अपोजिशन का जो नैरेटिव था, अब वो उसका रिवर्सल हुआ है। अब वही बातें जो है अब ये हुकूमत करती है, जब आई इक़्तिदार में तो उनको भी सामना करना पड़ रहा है। और जो अपोजिशन जो कि वही फैसले जो पहले जायज़ करार देते थे, आज उसकी मुखालफत करते हैं। मेरा ख्याल ये कि ये इस चीज़ ने मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। बात चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि ठीक है, सियासी तौर पर लोग जो है अपने बयानात भी देते हैं, लेकिन एक ये अगर आप सिर्फ इल्ज़ाम तराशी या सियासत के लिए आप माशी जो सूरत हाल है उसको एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल करें तो वो भी गलत बात है। ये सही बात है कि जो है गिरानी बढ़ रही है और उसकी वजूहात भी हैं, अंदरूनी भी है, बैरूनी भी वजूहात। सर, टू सम अप ये कह सकते हैं कि चेहरे वही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शिफ्ट हो गई हैं। जो कल तक लाइन के उस तरफ खड़े हुए थे, आज वो इस तरफ खड़े हुए हैं। जो कल कंडेम कर रहे थे, आज वो कर रहे हैं। जो कल जो ऑप्रेस्ड थे, आज ऑप्रेसर बने हुए हैं। तो ये हम कह सकते हैं सर, कंक्लूड करते हुए कि हम दिवालियापन से बचाते बचाते ना सिर्फ अखलाकी दिवालियापन का शिकार हो गए, सियासी दिवालियापन के दहाने पर खड़े हो गए हैं और फिर माशी दिवालियापन की दहलीज पर तो हम ऑलरेडी खड़े हुए हैं। एक बात और भी है कि ये बात सही है कि सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक और भी तकाजा ये होता है कि बाज़ ऐसी सूरत हाल बन के आती है जिसमें आप अपनी जो है इख्तलाफात भूल के कम से कम मुल्क का सोचें, रियासत का सोचें। और ये बात हकीकत है कि जो आपका मुल्क जो है वो एक दिवालिया के किनारे खड़ा हुआ था और उसके लिए सारी चीज़ें इक़दाम करने की ज़रूरत पड़ के आती थी। लेकिन वही बात आती है कि जो है इस पर कोई जब तक एक सियासी तौर पे कोई एक मांगी नहीं होगी इस चीज़ पे कि जब हालात ऐसे हों तो कम से कम जो है वो उस चीज़ पे सियासत ना की जाए। हालात सख्त हैं, बहुत सख्त हैं। अब लेकिन ये कि बाज़ इक़दाम जो इस हुकूमत को करने पड़ रहे थे या पहली हुकूमत ने भी किए थे, वो ज़रूरी थे। मतलब ऐसी बात नहीं कि उसको ज़रूरत नहीं है। आज पेट्रोलियम की प्राइस जो बढ़ रही है उसकी वजूहात भी हैं और उसमें यही था कि कोई भी मुल्क अपने यानी अगर आपका सस्ते दामों पे आप बेचते हैं तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं तो उठाना पड़ता है। और तो आप क्या इन अपनी सूरत हाल में इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बात यह है कि बाद मुश्किलात ऐसी हैं जो वक्ती तौर पे होती हैं और उसको मेरे ख्याल समझना चाहिए। हुकूमत के मैं नहीं कहता हूँ कि इक़दाम सारे के सारे सही हैं, लेकिन उनको बाद इक़दाम करने पड़ते हैं, करने चाहिए थे। अब असल मसला जो आता है कि न सिर्फ दूसरी सियासी पार्टियों के दरमियान इख्तलाफात है, बल्कि सबसे बड़ा जो मसला जो बन के आया है इस हुकूमत के साथ, वो खुद जो लिहाज से हुक्मरान जमात PMLN है उसके दरमियान जो इख्तलाफात बन के आते हैं वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बन के आते हैं। देखिए, एक तरफ तो हुकूमत ने कोई इक़दाम कर रही होती है, दूसरे दिन जो है किसी और उसी पार्टी के किसी और रहनुमा का ट्वीट आना शुरू हो जाता है कि हम इसके साथ नहीं हैं। तो इसके बाद मैसेज क्या जा रहा है? इसका मैसेज ये जा रहा है कि पूरी सियासत जो है हर चीज़ सियासत के गिर्द घूम रही है। सब हर चीज़ जो है उसको आप यानी अपने मफादात के तहत देखते हैं। अब ये आपने बात जो पहले की थी कि इसने कहा कि हम रियासत को बचाने आए हैं, तो रियासत को बचाने के लिए और भी चीज़ें करनी पड़ेगी और चाहिए करना है इस हुकूमत को भी, लेकिन वो हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती है। आपकी सियासी पार्टी के अंदर जो है खुद इस किस्म की जो आवाज़ें उठती हैं, तो आप मुझे बताइए कि वो किस तरह से ये हुकूमत एतमाद बहाल कर सकती है लोगों में। तो मेरा ख्याल ये है कि एक सियासी दिवालियापन का पूरा मुल्क शिकार है, एक तरफ की बात नहीं है। यहाँ पे जो इस किस्म के जो जमहूरी तरीक़ेकार होना चाहिए वो तो बहुत दिनों से ख़त्म हो चुका है। अब यही देखना है कि भाई बात चीज़ों में अगर रियासत को बचाना है तो फिर उसी तौर पे काम करें। जाहिद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ।
फैसलाबाद में तशद्दुद का शिकार होने वाली खातून खतीजा की गुफ्तगू आपने सुनी है। वो मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए डटी हुई हैं। वो कह रही हैं कि वो इस मुकदमे की पैरवी करेंगी। एक जानिब खतीजा पर जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए, तज़लील की गई, दूसरी जानिब अब उसे ही कसूरवार ठहराने की कोशिश की जा रही है। तकब्बुर और गुरूर में मुब्तला ये ख़ानदान दूसरों की बेटियों को अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार था, लेकिन खुद अपनी बेटी को जो जुर्म में बराबर की शरीक थी उसको बचाने की सर तोड़ कोशिशों में मसरूफ़ है। मुल्ज़िम दानिश के अहलो अयाल अब इस कोशिश में है कि साबित किया जाए कि अना जो खतीजा की दोस्त थी और मुल्ज़िम दानिश की बेटी है, उसको सारे वाक़े में मुलव्विस होने से बचाया जाए, जिसके लिए ग्राउंड बनाई जा रही है कि वो वाक़या होने वाले दिन फैसलाबाद में, जिस दिन ये वाक़या रूनुमा हुआ है उस दिन फैसलाबाद में थी नहीं। और अब मुल्ज़िमा अना अली ने हिफाजती ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अना अली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिस पर कहा गया है कि वो कम उम्र हैं और उन्हें पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी का खदशा है। मुल्ज़िमा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालबा किया है कि वो मुतल्लिका अदालत में पेश होना चाहती हैं, उन्हें हिफाजती ज़मानत दी जाए। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसलाबाद तशद्दुद केस में नामजद शेख दानिश अली की बेटी अना अली की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की और सवाल किया कि यह मुकदमा किधर दर्ज है, इल्ज़ाम क्या है, जिस पर मुल्ज़िम के वकील ने जवाब दिया कि फैसलाबाद में घर में तशद्दुद का मामला है। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपने ज़्यादती की है, सिस्टम को शिकस्त देने के लिए पटिशनर को यहाँ ले आए हैं। यानी लुब्बे-लुबाब ये था जिस पे कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी और जगह पर वाक़या रूनुमा होता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिलीफ के लिए इस कोर्ट से रुजू करा है। सबसे पहले तो तयन किया जाए कि मुल्ज़िमा FIR के इंदराज से पहले फैसलाबाद में थी या किसी और जगह पर मौजूद थी। उसके बाद समाअत मुलतवी कर दी गई। जब ये खातून यानी अना जो मुल्ज़िम दानिश की साहबजादी हैं, जो इस जुर्म में बराबर की शरीक है, वो अदालत में पेश हुई तो क्या मौक़िफ़ अपनाया, ज़रा वो भी आपके सामने रखते हैं। आप FIR से पहले इस्लामाबाद में इस वाक़े से या बाद में आए? जी, मैं इस्लामाबाद की नानी की तरफ थी, मेरे वालिदैन की खुला हुई थी और मैं अपनी वालदा के साथ। तो आप वाकई जो इल्ज़ाम है उस इल्ज़ाम पे मेरी बात सुने, मैं इस वक्त इसलिए गिरफ्तार हुई क्योंकि पुलिस के पास प्रूफ है कि उस कैमरा लगे हैं जहाँ यह हादसा हुआ है, मैं वहाँ नहीं पहुँची। आपकी बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी? हमारे यहाँ इंप्रेशन ये है कि कानून सिर्फ कमज़ोर के लिए और ताकतवर बच निकलता है। उम्मीद है कि टेस्ट केस बनेगा और ताकतवर जो है वो कानून की गिरफ्त में होगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।